फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेलवे लाइन को बनाने के लिए एक जंगल को साफ किया जा रहा है। एक लोकल शमन वहां आकर अथॉरिटी को वार्न करता है और इस काम को रोकने के लिए कहता है। अगर काम रोका नहीं गया तो इसका असर बहुत भयानक होगा, लेकिन वे लोग उसे वहां से निकाल देते हैं। तभी वो वार्न करते हुए कहता है कि उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है, यहाँ तक गॉड भी नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। रात में डार्टो और उसका दोस्त पेमन फाइनेंशियल की कमी के चलते अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद भी काम करते हैं। पेमन टनल के अंदर काम करने जाता है। डार्टो को पेमन दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो पेमन को देखने टनल के अंदर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि एक डरावनी एंटिटी पेमन को मार रहा है। ये सब देखकर डार्टो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और एक रेलवे स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ संगकारा रिसोर्ट का ओपनिंग सेरेमनी हो रहा है। फिर हम पूर्णिमा और उसकी बहन केबांग को देखते हैं, जो संगकारा रिसोर्ट घूमने आए हैं। पूर्णिमा अपनी बहन केबांग को बताती है कि वे लोग 5 नए टनल बनाए गए रेलवे लाइन के होते हुए रिसोर्ट जाएंगे। तभी बाहर में कुछ महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं और अपने हस्बैंड को वापस करने को कह रही हैं। शायद उनके हस्बैंड वही वर्कर्स हैं जो रेलवे टनल में काम करने गए थे और वापस नहीं लौटे हैं। सिडिक, जो एक ट्रेन कंडक्टर है, वे सभी टूरिस्ट को संकारा ट्रेन में स्वागत करता है, जो संकारा रिसोर्ट के रूट की एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है। वो बताता है कि यात्रा 7 घंटे की होगी और वे शाम 7 बजे तक संकारा रिसोर्ट पहुंच जाएंगे। आखिर में ट्रेन निकल पड़ती है। उस ट्रेन में डार्टो की वाइफ रामला भी होती है, जो ट्रेन में यात्रा कर रही है। वो अचानक से डार्टो को देखते हैं और चौंक जाती है। वो तुरंत उस जगह पर जाती है जहां उसने डार्टो को देखा था, लेकिन वो वहां नहीं था। वो कुछ समझ पाती। इससे पहले उसने डार्टो को फिर से दूसरे केबिन में देखी, लेकिन जब वो वहां गई तो वो वहां भी नहीं था। वो कोच में काम करने वाली से वर्कर का यूनिफॉर्म पहने हुए आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन वो रामला को बताती है कि यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं है। फिर रामला सैंटोसो को देखती है, जो उस रिसोर्ट का ऑनर है। रामला ऑनर के पास जाने ही वाली होती है। तभी ट्रेन की एम्प्लॉय उसे रोक देती है और उससे कहती है, इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स को वहां जाना मना है। उधर सैंटोसो 12 से स्टेशन पर हुई घटना के बारे में पूछता है। 12 सैंटोसो को समझाता है कि वे लोग यहाँ के लोकल लोग थे, जो स्टेशन ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय को नौकरी से निकालने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। सैंटोसो कहता है कि वह इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता है, लेकिन इस घटना से उसे इन्वेस्टर्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ा और ऐसे इंसिडेंट उसकी टूरिज्म इमेज को खराब कर सकती है। इसी बीच केबांग एक क्रो को देखती है, जो कि ट्रेन के साथ साथ उड़ रही है, और वो अचानक से उसकी विंडो से टकरा जाती है। केबांग पूर्णिमा को इसके बारे में बताती है। उसी समय पूर्णिमा को अजीब सी फीलिंग होती है और वो केबांग को कहती है कि वो वॉशरूम जा रही है। तभी उसके कोच का वॉशरूम बिजी होता है, इसलिए वह दूसरे कोच में जाती है। पूर्णिमा वॉशरूम में उल्टी करने लगती है। उसी समय पेमन का घोस्ट शीशे में नजर आता है। ट्रेन पहली टनल में एंटर करती है और उसी समय सिडिक नोटिस करता है कि इकोनॉमी क्लास कोच के दरवाजे में कुछ खराबी है, इसलिए वो डॉन को चेक करने के लिए भेजता है। जब पूर्णिमा बहुत देर तक वापस नहीं आती है तो केबांग उसे देखने जाती है। उसी समय लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। केबांग वॉशरूम चेक करती है, लेकिन उसे पूर्णिमा नहीं मिलती है। इसी बीच एक बच्ची एक और बच्ची को देखती है, जो अचानक डेमोनिक फॉर्म में बदल जाती है। वो बच्ची इतनी डर जाती है कि वह गिर जाती है। उसी समय डॉन आता है और वो भी कुछ डरावनी चीज़ देखता है और वो कोच ट्रेन से अलग हो जाती है। ट्रेन टनल से बाहर आती है। केबांग पूर्णिमा को ढूंढ लेती है। वो कहती है कि उसको लेके वो बहुत परेशान थी। केबांग देखती है कि पूर्णिमा ने उल्टी की है और कहती है कि जैसे ही वे वहां पहुंचेंगे उन्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। तभी पूर्णिमा ने एक बात नोटिस करती है। वे दोनों यह देखकर हैरान हो गए कि जिस कोच में वे कुछ देर पहले थे वह गायब हो गया है। वे दोनों टेकून से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि 5th कोच गायब है। वो भी यह देखकर चौंक जाता है। टेकून को समझ नहीं आता कि क्या हुआ है और वह दरवाज़ा बंद कर देता है। उसी समय एक आदमी वॉशरूम यूज़ करने के लिए आता है और उसे पता चलता है कि 5th कोच गायब है, तो वह सभी को इसके बारे में बताता है। टेकून सभी को शांत करने की कोशिश करता है। वह बताता है कि एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी और अब सब कुछ ठीक है। वो बताता है कि मिसिंग कोच को टनल में छोड़ दिया गया है और जल्द ही उनके पीछे रिसोर्ट तक वो कोच भी आ जाएगी।
पूर्णिमा फिर से वॉशरूम जाती है और जब केबांग उसका इंतजार कर रही होती है तो उसे डॉक्टर नुग्रहो का फोन आता है। वो कहता है कि पूर्णिमा ने पिछले वीक से उसका फोन नहीं उठाया है। उसका हेल्थ को चेक करना जरूरी है क्योंकि उसकी लिवर कैंसर की सर्जरी अनसक्सेसफुल हुई थी। जब पूर्णिमा वापस आती है तो केबांग उसे डॉक्टर के कॉल के बारे में बताती है और कहती है कि उसने उसे सब कुछ बता दिया है। वह पूछती है कि पूर्णिमा ने उसे क्यों नहीं बताया और कहती है कि वो ही उसका सपोर्ट करती है, फिर भी उसने उसे इस बारे में नहीं बताया। पूर्णिमा उससे कहती है कि वह बस उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। उसे डर था कि अगर उसने उसे यह सब बता दिया होता तो वह इस ट्रिप पर कभी नहीं आती और वो यहाँ नहीं होती। इसी बीच टेकून ने देखा कि ट्रेन के इलेक्ट्रिक पैनल पर कुछ अजीबोगरीब सब्सटेंस है और जब वह पीछे मुड़ता है तो उसे वर्कर्स के घोस्ट दिखाई देते हैं जो अचानक गायब हो जाते हैं। लेकिन जब वह ध्यान से देखता है तो फिर से उसे घोस्ट दिखाई देते हैं, वे अचानक फिर से गायब हो जाते हैं। फिर सिडिक वहां आता है। टेकून उसे बताता है कि उसने अभी अभी लोगों को खून से लथपथ देखा है, लेकिन सिडिक उस पर विश्वास नहीं करता है और कहता है कि ड्राइवर के रेडियो में शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसलिए वह कंट्रोल सेंटर को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिडिक पूछता है कि इलेक्ट्रिक पैनल को क्या हुआ और टेकून बताता है कि वह इमरजेंसी सर्विस से कांटेक्ट करने आया था, लेकिन यहाँ आकर देखा तो सब कुछ खराब हो गया है। टेकून उसे 5th कोच के गायब होने के बारे में बताता है, जिससे सिडिक चौंक जाता है। वह कहता है कि यह इम्पॉसिबल है क्योंकि कोच को अलग करने के लिए स्पेशल तरीके की ज़रूरत होती है। लेकिन जब टेकुन इंसिस्ट करता है कि 5th कोच गायब है तो सिडिक कहता है कि अगर यह सच है तो सैंटोसो को इसके बारे में तब तक नहीं पता होना चाहिए जब तक वे इसका कारण नहीं समझ लेते। टेकुन पूर्णिमा और केबांग के पास जाता है और उन्हें बताता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है और स्टेशन के स्टाफ ने इसे अच्छी तरह से हैंडल कर लिया है। उसके बाद ट्रेन 2nd टनल में एंटर करती है। टेकुन उन्हें बताता है कि उन्हें 4थे कोच के इकोनॉमी क्लास में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उन्हें बोनस पॉइंट भी मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल वे अपनी अगली ट्रिप में कर सकते हैं। दूसरी ओर एक ग्रुप 4थे कोच में ट्रिप का मजा ले रहे हैं। अचानक एक आदमी का दम घुटने लगता है, फिर 2 और आदमी का दम घुटने लगता है। बाकी पैसेंजर्स यह देखकर घबरा जाते हैं और उस आदमी को पानी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी कहने लगता है कि वे सभी मरने वाले हैं। तभी एक लड़की कहती है कि वे उस सज़ा से बच नहीं सकते हैं जो उन्हें मिलने वाली है। एक आदमी पूछता है कि वे इतने लालची कैसे हो सकते हैं, जबकि एक महिला बताती है कि समय आ गया है, वे इस तबाही से बच नहीं पाएंगे। तभी उन्हें एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। तभी एडम को अपने कोच में एक डेमोनिक एंटिटी दिखाई देता है। फिर वह एंटिटी सभी को दिखाई देती है, जिससे सभी पैसेंजर्स बहुत डर जाते हैं। फिर वह एडम की ओर बढ़ती है और उसे मार देता है, जिसे केबांग अपनी आंखों से देखती है। अचानक वह कोच ट्रेन से अलग हो जाता है। जब पूर्णिमा और टेकुन केबांग की चीख सुनकर पीछे देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि कोच पूरी तरह से गायब हो चुका है। इसका मतलब हर टनल में एक कोच ट्रेन से अलग होकर टनल में रह जाता है। केबांग पूर्णिमा से कहता है कि ऐसा लगता है जैसे उन पैसेंजर्स को कोई डेमोनिक पावर ने बंदी बना लिया है और अब वह यहाँ से निकलना चाहती है। शोर सुनकर बारा और सैंटोसो भी बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। तब सैंटोसो को पता चलता है कि कोच मिसिंग है। वह यह देखकर चौंक जाता है। वह बारा से पूछता है कि क्या वह इस बारे में कुछ जानता है, लेकिन बारा चुप रहता है। सैंटोसो फिर टेकुन से पूछता है कि यह कैसे हुआ। वो कहता है कि वह नहीं जानता। रामला कहती है कि एक टनल में एक कोच का गायब होना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा 2 बार होना निश्चित रूप से एक वार्निंग है। वह कहती है कि यह कोई टेक्निकल खराबी नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ है जो उनके कंट्रोल से बाहर है। 12 रामला की बातों को खारिज करते हुए कहता है कि अगर लोग इस तरह से सोचने लगे तो उनका छोटा एरिया कैसे डेवलप करेगा। केबांग ने कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा कि सभी पैसेंजर्स उस कोच के बीच में इकट्ठे हुए थे। कुछ क्रिएचर्स ने उन्हें घेर लिया था। बारा ने केबांग के बातों को खारिज करते हुए सैंटोसो को भरोसा दिलाता है कि कोच शायद टनल्स में ही छोड़ दिए गए हैं। बारा टेकुन से पूछता है कि क्या उसने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया, जिस पर टेकुन ने जवाब दिया कि कंडक्टर लगातार कांटेक्ट में हैं। बारा सैंटोसो से कहता है कि केबिन में वापस चले। सैंटोसो ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है और जैसे ही वह चला गया,
सैंटोसो टेकुन को एक तरफ ले जाकर उसे फोर्थ कोच के बारे में पता करने के लिए कहता है, लेकिन टेकुन ने समझाया कि उनका रेडियो और एंटीना सब खराब है। इस बीच 12 एक कुर्सी पर एक काई को देखकर हैरान हो जाता है। किसी और को देखने से पहले जल्दी से उसे साफ कर देता है। वह तुरंत सिडिक के पास जाता है और उसे मिसिंग कोच के बारे में पूछता है। सिडिक कहता है कि वह उसे इन्फॉर्म करने ही वाला था। 12 ने सिडिक से कंट्रोल रूम से कम्युनिकेट करने के लिए कहता है, लेकिन सिडिक बताता है कि सभी टेक्निकल डिवाइस खराब हो चुके हैं। 12 जोर देकर कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द रिसॉर्ट स्टेशन पहुंचना है और वहां पहुंचते ही उन्हें मिसिंग कोच के पैसेंजर्स को वहां से निकालने के लिए एक टीम भेजनी होगी। फिर सिडिक 12 को फिफ्थ कोच की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जो बताता है कि डीमन असली में है। 12 हैरान होकर सिडिक को फुटेज डिलीट करने को कहता है और जोर देकर कहता है कि उसके पुलिस डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट इसे संभाल लेंगे। वह एक महिला का जिक्र करता है जो इन डीमन के बारे में जानती है। 12 सिडिक से कहता है कि उसे पैसेंजर्स को इन्फ्लुएंस न करने दे। सिडिक सैंटोसो के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे वीआईपी कैब में वापस जाना चाहिए। सैंटोसो वहां पैसेंजर्स को माफी के तौर पर वीआईपी सुविधाओं का आनंद लेने की ऑफर करता है। जब वे जाने लगते हैं तो रामला सैंटोसो को रोकती है और उसे बताती है कि उसका पति, जिसने संकारा के लिए एक रेल लाइन बनाया करता था, वो कभी घर नहीं लौटा, जिस पर सैंटोसो जवाब देता है कि उसने पूरा मामला 12 को दे दिया था और वह कुछ भी नहीं जानता। बाद में पूर्णिमा टेकुन के पास जाती है और उस पर मिसिंग कोच के बारे में झूठ बोलने का इल्जाम लगाती है। वो जानना चाहती है कि क्या हो रहा है, जिस पर टेकुन कहता है कि वह वास्तव में कुछ नहीं जानता कि क्या हुआ। यह भी नहीं पता है कि उन्हें कोई मदद मिलेगी या नहीं। पूर्णिमा कहती है कि उसे शुरू में ही ये सब बताना चाहिए था, जिस पर टेकुन जवाब देता है कि वह सिर्फ अपने बॉस के आदेश का पालन कर रहा था। अचानक पूर्णिमा का तबीयत खराब होने लगती है और वह वॉशरूम चली जाती है। उसके बाद 3 लड़कियां वीआईपी कोच से बाहर आती हैं और टेकुन से दूसरे पैसेंजर्स को वहां शिफ्ट करने के लिए शिकायत करती हैं। इस बीच पूर्णिमा अपनी वॉमिट में ब्लड देखती है, जो उसे और ज्यादा परेशान करती है। ट्रेन तीसरी टनल में एंटर करती है। सैंटोसो इंडाह को कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए कहता है। सूसी सैंटोसो से डिमांड करती है कि वह उसे भी ज्वाइन करने दे, क्योंकि वह यहाँ अकेली डर रही है, लेकिन वह यह कहते हुए मना कर देता है कि उसकी हालत पैसेंजर्स का ध्यान अट्रैक्ट कर सकती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पेंट्री कोच से सूसी की चीखें सुनाई देती हैं। सैंटोस पैसेंजर्स को काम डाउन होने के लिए कहता है। वे पेंट्री कोच में सूसी को खोजते हैं, लेकिन सूसी कहीं नहीं दिखाई देती है। अचानक उन्हें एक डेमोनिक ग्राउल सुनाई देती है और वे ये देखकर वे बहुत डर जाते हैं कि वहाँ एक डेमोनिक एंटिटी बैठी हुई है। सैंटोसो उन्हें धीरे धीरे बाहर आने के लिए कहता है और सभी को शांत रहने के लिए कहता है। वह सभी को तुरंत दूसरे कोच में जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगते हैं, उनकी बॉडी फ्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मूव भी नहीं कर पाते हैं। अगले ही पल खुद को डेमोनिक एंटिटी से घिरा हुआ पाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन माया डर के नीचे गिर जाती है। सभी डीमंस का ध्यान माया के तरफ चली जाती है। सभी डीमंस उसकी ओर बढ़ने लगती हैं। तभी माया एक चाकू उठाती है और उन्हें पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन डीमंस उसका हाथ का कंट्रोल ले लेता है और उसे अपना गला काटने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे बाकी पैसेंजर्स डर जाते हैं। पहले वाला डीमन फिर से आ जाती है, जिससे सभी पैसेंजर्स और भी ज्यादा डर जाते हैं और जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, डीमन सैंटोसो का सिर कुचलकर उसे मार देता है। पूर्णिमा यह डरावना सीन देखकर डर जाती है और टेकुन को बुलाती है। इंडाह टेकुन को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है और वह मदद करने की कोशिश भी करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है और उनकी आंखों के सामने वह कोच भी ट्रेन से अलग हो जाता है और टनल के अंदर रह जाता है। वे सभी दूसरे कोच की ओर भागते हैं, जहां एक आदमी पूछता है कि तीसरा कोच कहाँ गायब हो गया। टेकुन सिडिक से कहता है कि उन्हें चौथी टनल में एंटर करने से पहले ट्रेन को रोकना होगा, वरना दूसरा कोच भी गायब हो जाएगा। 12 आता है और कहता है कि उसे पहले से ही 3 इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स पर शक था। वह सवाल करता है कि तीनों कोच गायब होने के बाद भी वे कैसे बच गए। 12 और सिडिक उन चारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और क्लेम करते हैं कि उनका प्लान है कि लोअर क्लास कोच को एक एक करके अलग करना।
फिर वीआईपी कोच को एक सुनसान जगह पर ले जाकर लूटने की है। पूर्णिमा कहती है कि वे बिना हथियारों के कैसे किसी को लूट सकते हैं, जिस पर बारा कहता है कि अगर वे ट्रेन से कोच को अलग कर सकते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। क्रिस नाम का एक आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उन्हें लूटने नहीं देगा। रामला आने वाली चौथी टनल की ओर इशारा करती है। तभी पूर्णिमा कहती है कि उन्हें अगले कोच में चले जाना चाहिए, वरना वे भी मारे जाएंगे। लेकिन क्रिस उस पर हमला कर देता है। बारा वीआईपी कैब में वापस आता है और सभी को काम डाउन होने के लिए कहता है। वो समझाता है कि पिछले कोच में रॉबरी हुई है, लेकिन वह उन्हें इस कोच में घुसने नहीं देगा। इस बीच टेकुन क्रिस से लड़ने लगता है, लेकिन ये दोनों के बीच में स्ट्रगल करते हुए पूर्णिमा क्रिस को गलती से बोतल से मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर दूसरे पैसेंजर्स उन्हें हत्यारा कहते हैं और केबांग को पकड़ लेते हैं, लेकिन पूर्णिमा उन्हें छोड़ने के लिए कहती है। वे चारों किसी तरह उस कोच से निकलते हैं और अगले कोच में जाने की कोशिश करते हैं। सिडिक ने वीआईपी कैब को लॉक कर दिया था, इसलिए वे चारों उसका शीशा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां बाकी पैसेंजर्स भी आ जाते हैं। टेकुन उन्हें समझाता है कि उन्हें तुरंत पहले कोच में जाना होगा, क्योंकि जब भी वे टनल में एंटर करते हैं डीमन आ जाते हैं। इस बीच ट्रेन टनल में घुस जाती है और टेकुन की बात सुनने के बजाय पैसेंजर्स उसे मारना शुरू कर देते हैं और गिरा देते हैं, लेकिन वे उसे और मार पाते। एक डरावनी चीख अचानक उन्हें रोक देती है। वे उस डीमन को देखकर डर जाते हैं। ये देखकर टेकुन सिचुएशन का फायदा उठाकर फर्स्ट कोच में चला जाता है। वो डीमन सेकंड कोच के पैसेंजर्स को एक एक कर मारने लगती है। सिडिक उन चारों को फर्स्ट कोच में आने देता है। उसके बाद सेकंड कोच भी अलग हो जाता है और टनल में रह जाता है। बारा सिडिक से चाबियां ले लेता है और कहता है कि वे ट्रेन को रोकने जा रहा है, लेकिन जब वह ड्राइवर के केबिन में जाता है तो वह ड्राइवर को ट्रेन की स्पीड बढ़ाने को कहता है। बाहर सिडिक सभी को बताता है कि बारा ट्रेन रोक देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है तो वे ड्राइवर के केबिन में जाते हैं और सिडिक ड्राइवर को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। जैसे ही ड्राइवर दरवाज़ा खोलता है, सिडिक उसे स्पीड कम करने को कहता है। बारा ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है, तभी टेकुन उसे रोकता है। इसी बीच बारा टेकुन को ट्रेन से बाहर फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर ड्राइवर ब्रेक लगाता है और ट्रेन टनल के ठीक सामने एक जंगल में रुक जाती है। इसके बाद वे बारा को ट्रेन के अंदर बांध देते हैं और पूर्णिमा कहती है कि उसने टेकुन के साथ जो किया उसका जवाब उसे देना होगा। बारा कहता है कि अगर यह पहला कोच 5वीं टनल में गायब हो जाता तो ड्राइवर और वो जल्दी से रिसॉर्ट पहुंचकर सभी को निकालने के लिए मदद भेजने वाले थे, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। फिर एक इन्वेस्टर पूछता है कि वे इस ट्रेन के बिना रिसॉर्ट स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे। पूर्णिमा कहती है कि रिसॉर्ट स्टेशन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वे जंगल के रास्ते पैदल वहाँ पहुँच सकते हैं। इस बीच रामला बारा से अपने पति के बारे में पूछती है, जिस पर वह कहता है कि वह कुछ नहीं जानता। फिर वह इन्वेस्टर्स को बताती है कि उसका पति उनके लिए काम करता था और उसने कभी भी अपने काम के बारे में शिकायत नहीं की, और वह ये खुलासा करती है कि स्टेशन पर जो भी महिलाएं थीं वो अपने पतियों और भाइयों की तलाश कर रही थीं। सिडिक बारा को कहता है कि वे सभी उसके गलत काम के परिणाम को भुगत रहे हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बारा अधिक पैसे के लालच में जंगल के बीच से रेलवे लाइन को बनाना चाहता था। रहमत नाम का एक लोकल शमन उसे रोकने की कोशिश भी करता है और वह उसे चेतावनी देता है कि जंगल में साधारण डीमन नहीं बल्कि ऐसी डेमोनिक एंटिटी रहती हैं जो किसी से भी नहीं डरती हैं और कोई भी रिचुअल उन्हें काबू नहीं कर सकता है। सिडिक बताता है कि बारा ने जानबूझकर उसे इस ट्रेन में काम पर रखा था ताकि उसका सीक्रेट कोई जान न सके। वे सभी ट्रेन से बाहर निकलते हैं और केबांग उन्हें बताती है कि उन्हें इस टनल के आसपास से जाना होगा। अचानक वे एक डरावनी चीख सुनते हैं। तब सभी को उस टनल से एक डीमन को बाहर आते हुए दिखाई देता है। तभी अचानक 2 लोगों को एक एक करके झाड़ियों में घसीट लिया जाता है। हर कोई यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी डीमन टनल से बाहर आ जाता है। डीमन को देखकर सभी अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर बारा एक इन्वेस्टर को देखता है जो अभी भी ट्रेन में है, लेकिन उस पर एक डीमन का साया है।
वह उससे पूछती है कि उसने उसका जंगल क्यों नष्ट किया। डर से कांपते हुए बारा माफी मांगता है, लेकिन डीमन अपना डेमोनिक रूप में आती है और उसे मार देती है। इस बीच सिडिक खुद को डीमंस के बीच घिरा हुआ पाता है, जो उसे मार देते हैं। और दूसरी तरफ डीमन पूर्णिमा को पोजेस कर लेता है। बाद में पता चलता है कि डीमंस ने सभी पैसेंजर्स को पेड़ों में बदल दिया है, लेकिन पूर्णिमा और केबांग अभी भी पूरी तरह से नहीं बदले हैं। केबांग रोते हुए घर जाने की इच्छा करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वह धीरे धीरे पूर्णिमा की आंखों के सामने एक पेड़ में बदल जाती है। वह डीमन से अपनी बहन के बजाय उसे ले जाने की रिक्वेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाती है, लेकिन डीमन बस मुस्कुराती है और गायब हो जाती है। उसके बाद पूर्णिमा वहां अकेली रह जाती है। कुछ समय बाद सभी टनल गिर जाती हैं और बंद हो जाती हैं। 6 महीने बाद हम पूर्णिमा को रहमत के साथ देखते हैं। पूर्णिमा रहमत से पूछती हैं कि डीमंस ने बारा को पहले क्यों नहीं मारा। रहमत बताता है कि बारा की मौत और लोगों को आने से नहीं रोक सकती थी, क्योंकि उसके जैसे और भी लोग आ सकते हैं। पूर्णिमा फिर पूछती है कि वह अभी भी जिंदा क्यों है, जिस पर रहमत जवाब देता है कि वह इंसान को केवल मिट्टी के रूप में देखता है और उसके लिए पूर्णिमा कम फर्टाइल मिट्टी है। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।